कि सब सर प्रसाद मौर्य जो खाकी निकर में संघ की शाखा में जाना शुरू कर दिया था उन्होंने। हाँ निश्चित गए थे। कहाँ, अयोध्या गए थे? अरे क्यों नहीं जाएंगे। तो जब गोली चली थी तो तब आप लोग वहीं थे? हाँ, राम के नाम पे बलिदान होने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। आप उसमें नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो 300 पार का नारा दिया था। कहते हैं ना, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार तो चढ़ गई। नहीं, लोगों को नहीं लग रहा है, हमारे विरोधियों को ऐसा लग रहा है। और आप जैसे वरिष्ठ मेरे पता नहीं पत्रकार मित्र हो हमारे, आपको क्यों ऐसा लग रहा है। बहुत अनुचित बातें कहा नहीं करता हूँ, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी के बारे में मैं कहता हूँ, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। एक तरफ आप कहते हैं कि मुसलमान भी वोट कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ 80-20 की पॉलिटिक्स है, फिर एक तरफ आप कहते हैं वो जालीदार टोपी और लुंगी। आपके बेटे भी हैं, तो क्या राजनीति में वो भी कभी आएंगे? उनकी भी इच्छा है। कभी ऐसा हुआ कि राजनीति में कि आपको लगा हो कि यार मैं पता नहीं बहुत कि कहाँ हम फंस गए इस पॉलिटिक्स में? एक बार भी आपने मायावती का जिक्र नहीं किया। तो समझिए, राजनीति में आप किसको अपना गुरु मानते हैं? करहल की सीट में भी कमल का फूल खिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। अनकट में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे बड़े खास मेहमान हैं, जिनके साथ आज हम बात करेंगे उनके दिल की, उनके राज की, उनकी मन की, उनके जीवन की, उनके राजनीतिक करियर की और ज़िंदगी की तमाम संभावनाओं की। और वो हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। मौर्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद पंकज जी। सर, एक चीज़ कहा जाता है, ये आपका इलाका है सिराथू, तो आप में और पीएम नरेंद्र मोदी में दो तरह की समानताएं हैं, आपने भी गौर किया होगा। एक तो चाय से संबंध उनका भी रहा और चाय से सरोकार आपका भी रहा शुरुआती जीवन में। ये मसला है क्या? ये मसला कोई मसला नहीं है। ये तो जहाँ बैठा हूँ मैं सिराथू में, और मेरे द्वारा बना करके पिलाई गई चाय जिनको पिलाया हूँ वह लोग भी हैं अभी। और यह तो जैसी ज़रूरत होती है परिवारों की, कई ऐसे परिवार हैं, अभी भी चाय की जो दुकानें हैं उनमें से भी किसी न किसी के सामने परिवार की ज़रूरतें हैं, तो कोई चाय बेचने का काम करता है, तो कोई छोटे मोटे और कारोबार करने का काम करता है, कोई अखबार बेचने का काम करता है। तो परिवार की उस समय आवश्यकता ऐसी थी कि जिसमें यह सब करने की ज़रूरत थी। शायद माननीय प्रधानमंत्री जी से और मेरे को जोड़ करके देखना उचित नहीं है, लेकिन यह सच है कि मैं वह सारे काम किया हूँ जो एक ज़रूरत होने पर कोई भी परिवार का बेटा कोई करना चाहिए, वो मैंने किया है और इस पर मुझे सदा गर्व रहता है। स्टेशन पे चाय बेचते थे? स्टेशन पे क्या है, ये आप जिस रोड पे बैठे हैं इसी रोड से आप जाएंगे तो पहले बस स्टैंड होता था। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की दूरी मतलब 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर की है। तो लोग ट्रेन से उतरते थे तो बस में बैठ करके अपने अपने स्थानों को जाते थे। तो बस स्टैंड के सामने दुकान होती थी। तो पढ़ाई भी करते थे आप? हाँ, पढ़ाई तो होती थी। घर और दुकान के बीच में भी दूरी 100-200 मीटर ही थी। तो अब बीच में स्कूल था, दुकान और घर के बीच में स्कूल था। तो पढ़ना भी, दुकान में पिताजी के साथ सहयोग करना भी, और फिर जो अन्य काम होते थे सामाजिक कामों में भी मैं हिस्सा बचपन से ही लेता था, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उम्र के कितनी रही होगी तब? छोटी आयु से मैं समझता हूँ 10-12 साल से ही सारी प्रक्रिया चालू हुई। और फिर ये पेपर वाला भी आ गया कि पेपर भी बांटते थे? हाँ, निश्चित तौर से पेपर एक ऐसा समय आया जब लगा कि पेपर बांट करके भी महीने में 200-400 रुपये, 500 रुपये कमाया जा सकता है। तो अखबार बेचने का भी मुझे सौभाग्य मिला। मैं सिराथू से लेकर के कड़ाधाम तक अखबार बांटने जाता था। सिराथू से लेकर कड़ाधाम तक? हाँ, कड़ाधाम तक उस समय इतने अखबार लोग लेने वाले नहीं थे। बहुत आग्रहपूर्वक लोगों से कहना पड़ता था कि भाई आप एक अखबार लीजिए। लोग लेते थे और महीने में जब उसका अखबार का पैसा जमा करते थे उसमें 300-400 रुपये बचते थे हम लोग। तो वह 300-400 रुपये उस समय बहुत बड़ी बात होती। अब जब सिराथू आते हैं तो कभी कभी यादों की उन गलियों में भी जाते हैं क्या? हाँ, निश्चित तौर से जैसे मौका मिलता है जाते हैं। आज भी मैं अभी अपने जो वर्तमान में जो पत्र विक्रेता हमारे साथी हैं उनके साथ अभी बैठा था, चाय पी रहा था। उन्हीं जो आपके साथ उन दिनों में थे? उन दिनों वाले 2 लोग मिले, अब नई पीढ़ी के लोग हैं। अच्छा। हाँ, पुराने समय से जो बांट रहे हैं अखबार, उसमें से 2 लोग ऐसे थे जो मेरे समय भी बांटते। ऐसे ही साइकिल पर लेके जाते हाँ, थे? साइकिल ही रहती थी। आज कोई दूसरे साधन से आज भी जो बांटते हैं दूसरे साधनों से नहीं जाते, साइकिल से ही जाते हैं। और यहाँ से लेकर के जाना और कैसे अखबार घर में फेंकना, फिर आगे जल्दी से चले जाना, फिर कैसे कड़ाधाम पहुँच करके गंगा स्नान करना, फिर वापस आ करके 6-7 बजे तक मैं वापस सिराथू आ जाता था। कभी उन सब यार दोस्तों के साथ उन दिनों के, जब चाय बेचने वाला या अखबार बेचने वाला बैठ के आज के दौर की भी बातचीत होती है क्या?
नहीं होती है बहुत सारी बातें। वो सारे परिवार चूँकि मुझसे परिचित हैं और वह परिवार जहाँ मैं अखबार बांटता था वो सब या तो संगठन से जुड़े हुए हैं और या तो संगठन से नहीं अगर किसी कारण से जुड़े हुए हैं तो अखबार देते थे उनके हाथ, तो वह पारिवारिक रिश्ता टाइप का हो गया। जिन परिवारों में मैं अखबार देता था, आज आप कल्पना कर सकते हैं, जब यहीं का बेटा हूँ, यहीं पला बढ़ा हूँ, यहीं पढ़ा लिखा हूँ और तमाम ऐसे साथी हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे, उनको भी अच्छा लगता है, गांव वालों को भी अच्छा लगता है, जहां अखबार देने जाता तो उनको भी अच्छा लगता है। यही केशव जी हैं जो हमें अखबार आके देते थे, अब मुझे भी अच्छा लगता है जब उनको प्रणाम करता हूँ। एक बात और कही जाती है, जब पीएम और आपके बीच की समानता की बात होती थी कि पिछड़ा, संघ और गरीबी, ये उनके खाते में भी रहा, ये केशव प्रसाद मौर्य के भी खाते में रहा। नहीं, इस देश में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बैकग्राउंड है या केशव प्रसाद मौर्य का जो बैकग्राउंड है, ऐसे बैकग्राउंड के अभी भी करोड़ों लोग, और यह सब जो परिस्थितियां रही हैं, मैं यह मानता हूं कि पूर्ववर्ती चाहे वो कांग्रेस हो या जो सत्ता में रहे लोग, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरह गरीबों की चिंता नहीं की। अगर शुरू से गरीबी हटाओ के शब्द को यथार्थ की धरती पर उतारने का काम किया जाता तो आज मेरे देश में गरीबी के दुख में जीवन बिताने वाला कोई नहीं रहता। आत्मनिर्भर भारत होता, हर घर में रोजगार होता, हर गरीब का पक्का मकान होता, उसकी जो प्राथमिक जरूरतें हैं वो पूरी होती। और यहाँ के लोग परिश्रमी हैं, पसीना बहाते हैं, दुआवा है और अब हर दृष्टि से आगे बढ़ने की सामर्थ्य है। मुझे एक बात बताइए, जब आप ये सब कर रहे थे फिर कैसे पहुंचे आप बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद और हिंदुत्व का वो प्रतीक कैसे, मतलब उस टाइम में क्या राम मंदिर मूवमेंट चल रहा था? नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा सामाजिक और देशभक्त संगठन है। उस स्थान पे जो जाता है वहाँ जाने के बाद निश्चित तौर से उसके लिए समाज और देश की सेवा का एक भाव अकारण जागृत होता है। कभी मेरे घर वाले भी नहीं सोचे होंगे, मैंने भी नहीं सोचा था कि मुझे संघ स्थान पे जाने के बाद संगठन के लिए घर छोड़ करके पूरा समय दे के संगठन का काम करना है। और मैं जब संगठन का काम कर रहा था, संघ का काम या विश्व हिंदू परिषद का काम, तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि मुझे इस काम को छोड़ करके राजनीति में जाना होगा। इस संघ से जुड़े कैसे, शाखा में जाने? ये तो घर जहाँ मेरा आवास है, निवास है, मैंने बताया ना, इस विद्यालय भी पास में, तो संघ की शाखाएं वहीं लगती थी जहाँ थोड़ा स्थान होता था। तो हम लोगों के निजी पैतृक पेड़ थे, उसके नीचे भी शाखा लगती थी, वहाँ पर भी एक विद्यालय चलता था। दूसरा विद्यालय जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ चलता था। तो दोनों शाखाओं में, यहाँ पर भी वहाँ पर भी, फिर मुख्य शिक्षक के नाते कई जिम्मेदारियां होती हैं, वो सारा निर्वाह करते हुए तो जब मतलब संघ के केशव प्रसाद मौर्य जो खाकी निकर में संघ की शाखा में जाना शुरू कर दिया था उन्होंने। वो तो हर स्वयंसेवक जाता है, क्योंकि खाकी नेकर नहीं भी है तो जो सामान्य वेश होता है उसमें भी जाते हैं। लेकिन जब कोई प्रशिक्षण के कार्यक्रम होते हैं, कोई पूर्ण गणवेश में जाने के कार्यक्रम होते हैं, विजयदशमी का उत्सव होता है, ऐसे तमाम उत्सव होते हैं जिसमें पूरे जो खाकी नेकर भी और आप जो कह सकते हो टोपी भी और बेल्ट भी सब लगा करके जाना होता है। तो ऐसे तमाम अवसर हर स्वयंसेवक के पास तमाम कठिनाइयों के बावजूद उसके वो गणवेश जिसको कहते हैं हम लोग, वह रहता है। तो अशोक सिंघल जी से उसका जुड़ाव कैसे हुआ? सिराथू से निकल के प्रयागराज और फिर विश्व हिंदू परिषद ने उस समय एक यात्रा निकाली थी, एकात्मता यात्रा के नाम से उसे जाना जाता है। और उस समय एक बहुत ज़बरदस्त लोगों का जागरण हुआ था, जुड़ाव हुआ था। और उसके बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के लिए भगवान राम ताले के अंदर बंद है। किस साल तो श्री राम जानकी, ये 1984-85 में यात्रा निकाली गई थी। और 1986 में 1 फरवरी 1986 को श्री राम जन्मभूमि पर लगा हुआ ताला खुला था। वो मुझे पूरा अयोध्या में थे उस वक्त? नहीं, मैं उस रथ यात्रा में था, जो रथ निकल रहा था, जिससे यात्रा के माध्यम से राम जन्मभूमि का ताला खोलो, आगे बढ़ो, जोर से बोलो, जय श्री राम के नारे लगते थे। तो उस समय वो जब ताला खुला, तो ताला खुलने के बाद संगठन के काम में सक्रिय रहा, थोड़ा नारेबाजी मैं भी जोर से करता था, जैसे आज मेरे सब साथी करते हैं। तो यह वह बैकग्राउंड है, जिस बैकग्राउंड के कारण से फिर संगठन के संपर्क में आया। फिर मुझे एक प्रयागराज जिले का, जैसे यह दोआबा हिस्सा है, कौशाम्बी है, पहले ये अलग जिला नहीं था, वैसे ही प्रयागराज में यमुना पार का हिस्सा एक होता है, कि गंगा पार का हिस्सा होता है, एक शहर का होता है, ये दोआबा कौशाम्बी का होता था। 4 जिले संगठनात्मक होते थे, तो उसमें मुझे यमुना पार जिले की जिम्मेदारी दी गई। तो मैं गांव-गांव वहाँ जाता था और गांव-गांव जाके संगठन के काम करता था। फिर धीरे धीरे दायित्व बढ़ते गए, काम बढ़ता गया, आंदोलन बढ़ता गया, और रामलला का भव्य मंदिर भी आज बन रहा है। तो अशोक सिंघल जी से कैसे जुड़ गए आप? नहीं, चूँकि इस आंदोलन के उत्प्रेरक या आंदोलन के जन्मदाता अगर किसी कहिए तो पूज्य अशोक सिंघल जी। उनके मन में एक पता नहीं कोई प्रेरणा, वो बहुत आध्यात्मिक महापुरुष थे।
श्वेत कपड़े पहनते थे इसलिए लोग नहीं समझ सकते, लेकिन वो इतने आध्यात्म के क्षेत्र में ऊंचाइयों को छूने वाले महापुरुष थे कि शायद वह सब कुछ देख पाते थे, समझ पाते थे भविष्य में क्या होने वाला है। तो उसके क्रम में राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ और 500 साल की लड़ाई का अंत भी हो गया। तो अशोक जी के संपर्क में मैं उसी समय आया जब उनकी इच्छा थी गांव-गांव में श्री राम जय जय राम का जाप हो, गांव-गांव में सत्संग माने श्री हनुमान चालीसा के नाम पे, चाहे सुंदरकांड के नाम पे हिंदू समाज एक साथ आकर के बैठे। जो किस साल की बात होगी ये 90-91 की बात। 90-91 तभी अयोध्या में घटना नहीं हुई थी। नहीं, 90 की कार सेवा हुई थी, उसमें श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी। तो आप भी कार सेवा में गए होंगे? हाँ, निश्चित गए थे। कहाँ, अयोध्या गए थे? अरे क्यों नहीं जाएंगे, हम लोग संगठन मंत्री थे, उस समय रोका गया था जो जहाँ है वहाँ व्यवस्था करे, लेकिन उस समय मैंने अनुशासनहीनता किया था कि मोह नहीं, ये रुक नहीं पा रहा था कि मैं अयोध्या ना जाऊँ। हाँ। तो सब व्यवस्था करके फिर चल दिए हम। पूरी कहानी बताइए ना, क्या हुआ था? वो लंबी यात्रा है, उसको कभी बताएंगे आपको। यहाँ प्रयागराज से निकल करके अयोध्या तक जाना, पूरी टोली गई होगी। हाँ, वो तो कार सेवकों को, हम लोगों को तो मना ही थी। हम लोग तो छुप छुप करके, संगठन से भी छुप के जाना था और रामद्रोहियों से भी बच के जाना था कि संगठन को ये लगता था, देखो सब जानते थे केशव जाएगा जरूर, ये भी सब जानते थे। तो केशव वहाँ गए भी 6 दिसंबर 1992। 6 दिसंबर 92 को भी हम लोग वहाँ थे और 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को 90 को भी वहाँ थे जब गोली चली थी। हाँ। तो जब गोली चली थी तो तब आप लोग वहीं थे? हाँ, राम के नाम पे बलिदान होने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। आपके सामने में घटना हुई होगी। हाँ, वो तो वहाँ पे जैसे देश की सीमा पर हमारे सैनिक तैनात रहते हैं कि अगर दुश्मन उधर से कोई हरकत करता है तो सेना के जवान उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, वैसे ही अयोध्या में श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के समय हो रहा था। जैसे राम भक्त नहीं आ गए, कोई देश के दुश्मन आ गए, और वो केवल श्री राम जय जय राम का जाप कर रहे थे, कोई उपद्रव नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ना, उसको तो सुरक्षित रखना नहीं, ये नहीं माना जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो जब बाबूजी कल्याण सिंह जी थे मुख्यमंत्री उस समय भी था, लेकिन क्या जहाँ लाखों लोग आ जाएंगे उनको गोलियों से भून देंगे? उनको इस्तीफा तो देना पड़ा। इस्तीफा एक यही है ना कि वो कुर्सी अपनी बनाए रखने के लिए मुलायम सिंह यादव जी ने राम भक्तों पर गोली चलवाई, और उन्होंने बाबूजी कल्याण सिंह जी ने राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने के लिए और लाखों राम भक्तों को बचाने के लिए अपनी कुर्सी रामलला के चरणों में चढ़ाई। ये तो आपका नजरिया होगा। नजरिया नहीं, एकदम सच है, यही सच है। बस संवैधानिक पद पर बने रहते हुए आपको कोर्ट के तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गोलियों से भून देंगे, आप गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन गिरफ्तार करने की जगह तमाम आंदोलन होते हैं, उसमें गिरफ्तारियां होती है। हर आंदोलन के लिए जो आगे बढ़े उन्हें गोलियों से भून दिया जाए, ये तो अंग्रेज करते थे। इस संघ से भाजपा और 2002 में पहली बार चुनाव, ये तो संगठन का निर्णय होता है। संगठन तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं को जो संघ के काम में है, विश्व हिंदू परिषद के काम में है, उनको लगता है कि राजनीति के क्षेत्र में इनको आगे बढ़ाया जाएगा तो पार्टी की दृष्टि से या विचारधारा की दृष्टि से उपयोगी रहेगा। तो जो लोगों ने सोचा होगा, मुझे 2004 में पहली बार उपचुनाव में लड़ा दिया, फिर मैं 2012 में पहली बार जब विधायक बना तो इसी सिरातों की धरती से बना। तो आपकी शुरुआत में तो पहले हार रही। हार और जीत, इसी जब चुनाव के मैदान में आप जाएंगे तो हार जीत तो होती है कोई ना कोई, लेकिन मुझे खुशी इस बात की जरूर है कि 2004 में जब मैं उपचुनाव लड़ा था तो उस समय बसपा के प्रत्याशी के रूप में एक राजू पाल हुआ करते थे, वो जीते थे, जिनकी बाद में समाजवादी पार्टी के कहिए कि अपराधियों के जो सबसे बड़े सरगनाओं में से एक थे, अतीक अहमद या उनके भाई अशरफ वगैरह के ऊपर आरोप आया कि उनकी दिन दहाड़े हत्या करने का काम किया गया। तो उस समय वह चुनाव जो जीते हैं, मैं बोलूँ वो ठीक नहीं, मैं पार्टी का प्रत्याशी था, लेकिन वह चुनाव निश्चित तौर से उनको सब हराना चाहते थे, लेकिन मेरी लड़ने की आदत शुरू से रही है। जब उनको लगा कि अंदर वो हराने के लिए उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे पास खबर आई, मैं फिर अंदर पूरी अपनी टीम लेकर के गया। पूरा मोर्चा संभालने के बाद राजू पाल को प्रमाण पत्र दिलवाने का काम मैंने ही किया था, अन्यथा उनके गुंडे उसको प्रमाण पत्र भी नहीं लेने देते, मार भी सकते थे। बाद में वही हुआ जो जिस दिन चुनाव के लिए मतगणना हो रही थी उस दिन हो जाता, वो विधायक बनने के बाद उनकी हत्या हुई। आपका जो सफ़र रहा ना, विधायक बन गए, फिर तुरंत सांसद बन गए फूलपुर जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और फिर आया 2016 का साल। मुझे याद है, चूँकि आप उसमें नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तो 300 पार का नारा दिया था। कहते हैं ना, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार तो चढ़ गई। आपने कहा इस बार लोगों को बड़ा वो लग रहा है कि भाई ये लोग बहुत ज़्यादा कह रहे हैं। नहीं, लोगों को नहीं लग रहा है, हमारे विरोधियों को ऐसा लग रहा है
और आप जैसे वरिष्ठ मेरे पता नहीं पत्रकार मित्र हो हमारे, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? हम एक चुनाव की बात आप क्यों कह रहे हैं? हम तो 2014 में 73 सांसद जीते हैं, 2017 में 325 विधायक जीतने के बाद सपा बसपा सब एक साथ मिल करके लड़े, तब हमारे 64 सांसद जीते, 51% वोट प्राप्त किए। तो एक बार नहीं 3 बार जीत चुके हैं, चौथी बार निश्चित तौर से जनता के आशीर्वाद से, अच्छे कार्यों के बल पर, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार ने जनहित में, गरीब हित में, किसान हित में, विकास की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, बिजली उपलब्धता की दृष्टि से कई क्षेत्रों में जो काम किया है, उसके आधार पर लोग स्वीकार कर रहे हैं और लोग मान रहे हैं। जो हमारे विरोधी हैं वह भी मानते हैं कि काम हम ही ने अच्छा किया, हमारी सरकार ने, कोई सिराथू ही नहीं, पूरे प्रदेश में अच्छा काम किया। केशव जी, आप पार्टी के पिछड़ा नेता के बड़े चेहरा हैं। इस बार जो पहले क्या था ना 2017 में, आप बारीकी से इस पॉलिटिक्स को समझते होंगे कि नॉन यादव जितने भी पिछड़े थे उन सब ने बीजेपी का भरपूर साथ दिया। इस बार ये कहा जा रहा है कि चूंकि उनकी अपेक्षाएं और सत्ता में हिस्सेदारी उस तरह की नहीं रही, तो एक डिवीजन लग रहा है। ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी पैदा करने की काम श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी करती है। उनको सपा बसपा कांग्रेस को मैं एक ही तरह समझता हूँ। वो सोचते हैं इसके कारण डिवीजन हो जाएगा, एक भी वोट एक एक वोट के लिए तरस रहे। और यादवों की जहाँ तक बात आप करते हैं, मैं बता रहा हूँ केवल सिराथू ही नहीं, पूरे प्रदेश में अंदर अंदर यदुवंशी भी हमें वोट दे रहा है, रविदास वंशी भी हमें वोट दे रहा है। बड़ी संख्या में पासमानदा मुसलमान जो गरीबी के जीवन जीते, जो रोज कमाते खाते हैं, वह भी हमें वोट दे रहा है। जो गुंडे अपराधी टाइप के लोग होंगे, चाहे वो किसी जाति बिरादरी के हों, वो हमें पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि भाजपा की सरकार आएगी तो उनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एक बात समझाइए ना, अगर 2 मिनट समय। हाँ, एक तरफ आप कहते हैं कि मुसलमान भी वोट कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ 80-20 की पॉलिटिक्स है, फिर एक तरफ आप कहते हैं वो जालीदार टोपी और लुंगी, प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं मुस्लिम महिलाओं का समर्थन मिल रहा है, तो दोनों कंट्राडिक्शन लगती है एक तरह। नहीं, कोई कंट्राडिक्शन नहीं लगना चाहिए, ये दृष्टिकोण की बात है। विपक्ष वाले पहले क्या कहते थे कि भाजपा के पास, अरे पिछड़ों दलितों, भाजपा के पास मत जाओ, ये अगड़ों की पार्टी है, ऐसा कह करके हमसे दूर करने का काम किया गया था। लेकिन जब पिछड़े वर्ग और अनुसूचित वर्ग के लोग, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग भाजपा के साथ आए, तो उन्होंने देखा कि ईमानदारी से तो यही हमारे जीवन में उत्थान लाने के लिए काम कर रहे हैं। और जब हमने काम करना शुरू किया, वह सब हमारे पास आ गए। तो अभी एक वर्ग उनके पास भड़काने के लिए बचा है, ये भाजपा वाले हैं, हिंदूवादी हैं, ये राम मंदिर बनाएंगे। अरे राम मंदिर बनाने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया, रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बना। बाबा विश्वनाथ जी का धाम औरंगजेब के समय तोड़ा गया था, तमाम सारे उस स्थान को वहाँ खरीद करके वहाँ पर भव्य बाबा विश्वनाथ जी का धाम बनाया गया। जो विवादित परिसर है आज भी सुरक्षित है, उसका केस न्यायालय में चल रहा है। जो न्यायपालिका का आदेश होगा उसकी प्रतीक्षा हर शिव भक्त कर रहा है। यही स्थिति मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर के है। हम वहाँ का भी व्यापक विकास कर रहे हैं, लेकिन जो विवादित परिसर है वो कोर्ट के समझ विचाराधीन है। लेकिन जो कोर्ट के सामने एक परिसर का मामला है, उसको छोड़ करके बाकी का हम विकास न करें, ये नहीं हो सकता। 80-20 की जो बात करते हैं या 70-30 की जो बात करते हैं, वह सब इस रोग से ग्रस्त हैं। जैसे पहले पिछड़ा, दलित और आदिवासी बीजेपी से दूर चला जाए, यह प्रयास करते थे, लेकिन अब उन मुस्लिम परिवारों को भी लगने लगा है। आप जाइए मेरे सिराथू केवल बाजार में सर्वे करिए, आज आप आए हैं, मैं आपको कहूँगा कितने ऐसे परिवार हैं जो रोज अगर कमाई ना करें तो उनके घर का भी चूल्हा नहीं जल सकता। लेकिन कोरोना के संकट काल में जब हम लोगों ने लोगों को राशन उपलब्ध कराने का काम किया, लोगों को जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से रसोई गैस का फ्री कनेक्शन देने का काम किया, जिनके घरों में बिजली आज़ादी के बाद नहीं पहुंची थी, फ्री में उनके घर में बिजली पहुंचाने का काम किया। जिन लोगों को इलाज के लिए पैसा नहीं, मैं जानता हूं मेरे ही गांव में बहुत सारे मर जाते थे क्योंकि पैसा नहीं, इलाज कैसे कराए। 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत का कार्ड दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में बिना भेदभाव के आवास दिया गया, शौचालय बनवाया गया। तो हमारी जो विकास योजनाएं हैं, उन विकास योजनाओं में चाहे देश की और चाहे प्रदेश की, दोनों हमारी सरकारें जो डबल इंजन की हैं, हमारा फार्मूला स्पष्ट है कि हमारे लिए गरीब गरीब एक समान, किसान किसान एक समान है, मजदूर मजदूर एक समान है, बेटी बेटी एक समान है, चाहे हिंदू और चाहे मुसलमान। लोगों को ये लगता है, आप ये मानेंगे कि पिछड़े सबसे बड़ी ताकत है आज की तारीख में बीजेपी के लिए, तो सत्ता में हिस्सेदारी उस तरीके से बीजेपी को क्यों नहीं, मतलब पिछड़ों को क्यों नहीं मिली? क्यों? देश के प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं, उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से आता है, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष पिछड़े वर्ग से आता है। यद्यपि हम अगड़े पिछड़े के बीच के विवाद में न फंसे हैं न फंसेंगे, हम सबको साथ लेकर के, समरसता का भाव लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और मजबूती से आगे बढ़ते जा रहे हैं। लगातार देश के चुनाव जब आपके खिलाफ प्रचार करने आते हैं सिराथू में, तो उन्होंने ट्वीट करके उनकी तरफ से कहा जाता है कि उनको स्टूल मंत्री बना दिया गया। अब देखिए, मैं
बहुत अनुचित बातें कहा नहीं करता हूँ, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी के बारे में मैं कहता हूँ, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। जिन्होंने अपने पिताजी से उनकी पार्टी की अध्यक्षी कुर्सी छीन लिया, जिन्होंने पिता समान अपने चाचा को, एक आपने देखा होगा उनका जो विजय रथ के नाम पे एक पराजय रथ चल रहा है, पराजय रथ, उनका नाम नाम भी बहुत बदल देते हैं सर। मैं वो तो पराजय के, अभी आपको यहाँ कुछ लोग मिले, आप भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था कि करहल की सीट में भी कमल का फूल खिल रहा है, क्योंकि लोगों को सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा सपा कभी नहीं दे सकती है। सुरक्षा के लिए खतरा है समाजवादी पार्टी। सुरक्षा की योजना केवल अगर कोई पार्टी बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी है, और इसलिए मैं कहा करता हूं कि उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा का कवच भाजपा है, और 24 करोड़ लोगों के लिए सुरक्षा का खतरा समाजवादी पार्टी है। और उसमें बसपा और कांग्रेस को अलग करके मैं नहीं मानता, क्योंकि एक ही थैली के चट्टे बट्टे, सब एक दूसरे के समर्थन और विरोध में दिखने के लिए दिखते हैं, लेकिन सब साथ रहते हैं। आपके बेटे भी हैं, तो क्या राजनीति में वो भी कभी आएंगे? उनकी भी इच्छा है? जो काम करता है वो आगे आएगा, लेकिन मुझे तो अभी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हम परिवारवादी पार्टी के लोग नहीं हैं। हम तो विकासवादी और सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ में लेकर जो अच्छा काम करेगा वो जरूर राजनीति के माध्यम से सेवा करना चाहेगा, राजनीति के माध्यम से करेगा। अन्य प्रकार से करना चाहेगा तो अन्य प्रकार से करेगा। कभी ऐसा हुआ कि राजनीति में कि आपको लगा हो कि यार मैं पता नहीं बहुत कि कहाँ हम फंस गए इस पॉलिटिक्स में? कभी ऐसा लगा? नहीं, जब ये तब लगता है जब श्री अखिलेश यादव जी जैसा कोई राजकुमार बन करके आता है, पूरे 4.5 साल आराम करते हैं, और चुनाव आता है 6 महीने चुनावी पिकनिक पर आ जाते हैं। ये उनकी चुनावी पिकनिक है, आप देख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। ये 10 मार्च को जब उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को समाप्त कर देगी, उसके बाद ये फिर आराम करेंगे। जब लोकसभा का चुनाव आएगा फिर 4-6 महीने पहले प्रकट हो जाएंगे। जब उसमें फिर इनका खाता नहीं खुलेगा तो फिर आराम करेंगे, फिर 27 में दिखने लायक बचेंगे तो दिखेंगे। ये सब क्या है ना, राजनीति के माध्यम से भी परिश्रम करना पड़ता है। लोगों के दर्द को अपना दर्द बना करके उसको दूर करने की ईमानदारी से कोशिश करना पड़ता है। एक बार भी आपने मायावती का जिक्र नहीं किया, उनसे आपके मतलब मैं कह तो रहा हूँ बहन जी, अगर कंटेस्ट से बाहर मानते, बहन जी अगर गरीबों का वोट, दलितों पिछड़ों का वोट बांट बेच करके नोट नहीं इकट्ठा करती, तो मैं यह मानता हूँ मेरे सिराथू में ही बसपा से मजबूत कोई दूसरी पार्टी नहीं थी। लेकिन आज लड़ाई में यहाँ सपा नहीं है, जो थोड़ी बहुत लड़ाई में भी है भी वो बसपा है, क्योंकि बसपा का एक थोड़ा सा वोट बैंक ऐसा है जो कैडराइज वोट बैंक होता है। सपा का जो वोट बैंक जिसको लेकर के वो आए थे, मुझे कहने में कोई संकोच, मैं जाति की बात नहीं करता, लेकिन जिसे वो वोट बैंक समझते, मैंने कहा हमने सबका साथ सबका विकास किया, गरीब को एक समान मान करके उनको सभी योजनाओं का लाभ दिया, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यादव हो, चाहे पटेल हो, चाहे अन्य किसी जाति का, वो सब भाजपा के साथ है। केशव जी, राजनीति में आप किसको अपना गुरु मानते हैं? देखिए, राजनीति में गुरु तो अगर मैं कहूँ प्रारंभिक काल में संगठन की दृष्टि तो सिराथू में भी हैं यहाँ पर, लेकिन अगर राजनीति में मेरे कहिए आदर्श कौन है तो वो मेरे आदर्श माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो उनसे पहली मुलाकात कब हुई थी? मेरी मुलाकात तो उनसे जो होने की बात है वो 2007 का, जब मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा था। अच्छा। तब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सिराथू आए थे। वो नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शहर पश्चिमी में आए थे, मैं जब वहाँ चुनाव लड़ रहा था। तो उस समय मेरी उनसे भेंट हुई थी, बातचीत हुई थी, उसी समय से मैं प्रभावित था। और संयोग से 2012 में जब मैं विधायक बना तो मैं बहुत विधानसभा की जो कार्रवाई होती है उसको समझता नहीं था, और नहीं समझने के कारण से एक दिन किसी बात को लेकर के सत्ता पक्ष, उस समय समाजवादी पार्टी थी, कुंभ मेले में अव्यवस्था हुई थी, उसको लेकर विवाद हो रहा था। तो मुझे अंदर से गुस्सा था कि अव्यवस्था नहीं होती, मोहम्मद आजम खां को नगर विकास मंत्री बना करके कुंभ मेले की जिम्मेदारी नहीं दी जाती तो दुर्घटना नहीं होती और तीर्थयात्री नहीं मरते। ये जो स्टैम्पीड हुआ था भगदड़ 2013 में, जी, तो मैंने उस समय कहा था कि आपका इस अत्याचार का अंत होगा, और 2014 का लोकसभा जब चुनाव होगा उसमें भाजपा जीतेगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं सदन के अंदर बोला। अच्छा, विधानसभा के अंदर की बात? विधानसभा के अंदर बोल दिया, मतलब ये अंदर की बात जो कह लीजिए मुंह पे आ गई, और मैं सदन के अंदर यह बात बोल दिया। तब ऐसी कोई चर्चा भी नहीं थी? प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी भी घोषित नहीं थे माननीय मोदी जी, लेकिन उस समय भी मैंने बोल दिया। और जब बोल दिया तो उस समय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी उस सपा के साथ थे, उस समय मिनिस्टर थे, उन्होंने खड़े होकर के कहा कि हमारी और उनकी लोकसभा सीट कौशाम्बी एक ही है, कुंडा भी इसी में पड़ता है और सिराथू में इसी में पड़ता है। उन्होंने कहा था कि कौशाम्बी लोकसभा भी नहीं जीत रहे हैं तो प्रदेश कैसे जीतेंगे। तो मैंने कहा कि हम कौशाम्बी भी जीतेंगे और प्रदेश भी जीतेंगे,
और संयोग ऐसा हुआ कि हम कौशाम्बी लोकसभा में भी कमल खिल गया और प्रदेश के 73 सीटों में कमल खिल गया। इसका अंदाजा सपा को नहीं था, बसपा को नहीं था, कांग्रेस को नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जनता का जो आशीर्वाद है, जनता को जो समर्थन है, वह इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा है कि 2022 के इस चुनाव में मैं यह मानता हूं कि लोगों को लगता है चुनाव है, लेकिन एक तरफा चुनाव है, अंडर करेंट है। जिन वोटों को अपनी जागीर समझ करके विरोधी बैठे हुए हैं, वह वोट भी जा रहा है कमल के फूल पर। आखिरी सवाल ये, जब खाली समय होता है तो केशव प्रसाद मौर्य क्या करते हैं? बहुत सारे लोगों से जिनसे बात नहीं कर पाता हूँ, फोन वो से तो बात करता राजनीति का हूँ। हिस्सा है, इसके अलावा मैं सुबह उठता हूँ तो क्रिकेट थोड़ा भी शरीर देखते के लिए हैं? योग ध्यान करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, अब कुछ स्वाध्याय कुछ पढ़ता भी हूँ, जिससे लोगों के बीच में बहुत सारी बातें रखनी पड़ती है। जब तमाम महापुरुषों को पढ़ा जाता है, तमाम विषय निकल करके आते हैं, वही बात मैं जनता के सामने रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी, आपने इतना समय दिया। नमस्कार आपका।